साथियों नमस्कार, न्यूज़ पोर्टली में आपका स्वागत है। भारत में ये सीज़न जो है धान की बुआई का है, लेकिन धान की बुआई का जो खर्चा है, जो लागत है, जो मेहनत है, उसको कम करने की ज़रूरत है और उसके लिए कई सारी विधियाँ आ गई, कई सारी तकनीक आ रही। इसमें से एक है डीएसआर। डीएसआर कैसे किया जाए, किस तरह से अपने खर्चे को कम कर सकते हैं, लागत को मिनिमाइज़ करके अपने आउटपुट, अपने आमदनी को बढ़ा सकते हैं, उसकी तकनीकी पक्ष को जानने के लिए हम अभी लखनऊ में हूँ और हमारे साथ हैं सुधांशु सिंह जी, जो कि निदेशक हैं इरी के। सर, थोड़ा हमारे किसानों को बताइए ये डीएसआर क्या है। और जो सर आपने वहाँ बोला कि धान खेती 4000 साल से अगर हो रही है तो हमने 2900 साल सिर्फ हमने डीएसआर किया है और अब हम बीच में पैडलिंग किया है। पुनः नमस्कार। बहुत ही सामायिक प्रश्न आपने पूछा है। धान का सीजन शुरू हो रहा है। किसान कुछ किसान जो डीएसआर कर रहे हैं वो अपने डीएसआर बोने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी किसान नर्सरी की रुपाई की तैयारी कर रहे हैं। लंबे समय की बात की जाए विशेषकर इस विपरीत मौसम में और इस ज़मीन और अन्य सब उसको देखते हुए कार्बन लो इमिशंस को के रूप में डीएसआर या सीधी बुआई एक ऐसी तकनीक है जो इन सब चीज़ों का एक आंसर देने में सक्षम है। और सबसे बड़ी बात जो कि लेबर की समस्या आ रही है उसमें भी डीएसआर एक है और इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार इसको प्रमोट भी कर रही है। और यहाँ मैं आपको ज़रूर, आपने बहुत सही बात कही कि किसान निश्चित रूप से रुपाई वाली विधि पे करता है, जहाँ खेत में पडलिंग की जाती है और उसके बाद नर्सरी तैयार करके रुपाई करते हैं और किसान उसका अभ्यस्त, पूरी तरह से अभ्यस्त है। ये लगता है कि ये तकनीक ही चावल की मूल तकनीक है, परंतु अगर चावल का इतिहास देखें, हज़ारों से 3-4 हज़ार साल से यहाँ चावल हो रहा है इस तरह पे, उसमें रुपाई की तकनीक, जिसको जापानी तकनीक भी कहते हैं, पिछले 80 से 100 सालों में ये आई है। इतने सालों में 3900 सालों में, जैसा मैंने कहा, कि सीधी बुआई ही की जाती थी, चाहे वो छिटकवा विधि हो या चाहे हल के पीछे जैसे भी हो, लेकिन वो सब सीधी बुआई ही थी। तो धान पारंपरिक रूप से धान का पौधा सीधी बुआई के लिए अभ्यस्त है, बना है, ट्रांसप्लांटिंग का नहीं है। आपने देखा कि हमारे यहाँ आंकड़ा बढ़ा है, किसानों को भी समझ में आ गया है कि सीधी बुआई सिर्फ एक सरकारी या वैज्ञानिक प्रयास नहीं है, बल्कि ये उनके हित में है। तो करना क्या है? मैं एक बुआई करना चाहता हूँ तो कौन सा बीज लूँ? आपने वहाँ जिक्र किया कि डीएसआर के बीज थोड़े अलग हैं, तो वो क्यों हैं? वो भी पत्तियों वाला भी थोड़ा समझा दें अगर हमें। देखिए, अब तो ये बिल्कुल सही समय है खेत की तैयारी करने का और डीएसआर 3 मुख्य तरह से बोया जाता है, जिसमें कि ड्राई डीएसआर या सूखी बुआई करते हैं, जिसमें खेत को तैयार करके बरसात से पहले खेत में बीज की बुआई कर दी जाती है और जब बरसात होती है तो निश्चित रूप से वहाँ पे आ जाती है। दूसरी विधि जो है वत्तर डीएसआर बोलते हैं, जिसमें जिस तरह से हम गेहूं को तैयार करते हैं उस तरह से पानी देकर अभी खेत तैयार कर लेते हैं और जैसे ही पानी के बाद वत्तर आता है या नमी, जैसे ही खेत इस अवस्था में आता है कि उसमें बीज बोते हैं 5 से 6 दिन के बाद, तो उसको बो देते हैं। और तीसरा विधि वह भी है, जैसे पडलिंग करते हैं उस तरह से हम पलेवा करके और खेत तैयार करते हैं, जैसे कि ट्रांसप्लांटिंग या रुपाई वाला खेत है और उसमें ड्रम सीडर या किसी उसके माध्यम से हम उसमें भी बुआई कर सकते हैं। तो तीनों तरह की विधियां हैं, लेकिन ज़्यादा प्रचलित यहाँ पे ड्राई डीएसआर या वत्तर डीएसआर है, जिसमें कि या तो हम सूखे खेत में बुआई करते हैं या अगर आपके पास पानी की उपलब्धता है तो पानी देकर बुआई करते हैं। मशीनों की निश्चित रूप से इसमें आवश्यकता होगी अगर आप करते हैं तो। मशीन जो आजकल डीएसआर की और या जीरो टिलेज की जो पुरानी मशीनें हैं वो सब उपलब्ध हैं और वो काम करती हैं। उसमें ज़रूर नई मशीनें भी आ गई हैं। पुरानी तरह की मशीनों में लाइन से लाइन की दूरियां मेंटेन हो पाती हैं, लेकिन नई मशीन जैसे बीवीसी की है या कुछ अन्य मैन्युफैक्चरर्स हैं, कंबोज है, नेशनल की भी आ रही हैं, उसमें अब लाइन से लाइन के अलावा पौधे से पौधे की दूरी भी मेंटेन हो जाती है और उससे आगे चल के आपको इंटरकल्चर ऑपरेशंस में, वीड कंट्रोल में, उसमें काफ़ी मदद मिलती है। तो मशीनों की उपलब्धता पे आपको ध्यान देना होगा। दूसरा, आपने बहुत सही किस्म पूछा कि किस्मों का चयन। निश्चित रूप से डीएसआर के लिए हमको ऐसी किस्में लेनी पड़ेंगी जो कि शुरुआत में ही जिनकी ग्रोथ अच्छी होती है, ताकि वो तेज़ी से उसमें टिलर्स का विकास हो, पत्तियां निकलें और जो जगह खाली स्पेस होता है उसको कवर कर लें। तो उससे जो वीड्स हैं, जो खरपतवार हैं, उसका कंपटीशन कम हो जाता है और वो दब जाते हैं। तो उस तरह की किस्में जो हैं, और जिसमें हाइब्रिड्स भी हैं और कम अवधि वाली, जल्दी पकने वाली और सूखा सहने वाली जो किस्में हैं, वो जल्दी शुरुआत में उनकी बढ़ाव जल्दी होता है।
तो उन तरह की किस्मों का चयन करना चाहिए जिसकी जानकारी उपलब्ध है, और उसको हम वो कर कुछ सकते अगर हैं। क्या कुछ खास किस्में जो खास एरी के द्वारा जो भी हाइब्रिड्स हैं एक तो वो उसमें अच्छा करती हैं, और उसके अलावा जो सारी वैरायटीज़ हैं जैसे कि शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटीज़ हैं, स्वर्णा श्रेया है, स्वर्णा सहभागी धान है, बीना 11 है, इस तरह की जो भी किस्में हैं, मतलब तेलंगाना सोना या इस तरह को छोड़ के जो रेनफेड्स में, या स्वर्णा भी बहुत अच्छी नहीं है लेकिन वो भी साधारण काम कर जाती है डीएसआर में, तो इस तरह की किस्में काम कर जाती हैं। तो यहाँ पे टाइमिंग कितनी महत्वपूर्ण है कि और ये जो हम मानसून के अगर हम कहते हैं ना कि जून में ही इसको बो देना है, जब किसान नर्सरी तैयार कर रहा था तो हम डीएसआर लगा देते हैं, तो टाइमिंग कितनी महत्वपूर्ण है अभी से लेकर आगे तक का? देखिए ओवरऑल ये चर्चा, आज की चर्चा में ये भी आया और माननीय कृषि मंत्री ने इसे बहुत बल भी दिया कि देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारा उत्पादन, अगर हम पंजाब या अन्य राज्यों की तुलना में 30 से 40% कम आता है, पूरा गेहूं और चावल का सिस्टम की हम बात करें, तो उसका मुख्य कारण ही है कि हम हर चीज़ देर से करते हैं। चावल हम देर से बोते हैं, हम जुलाई अगस्त तक चले जाते हैं, गेहूं हम दिसंबर में जाके बोते हैं, और इसके कारण से हमारा उत्पादन 30 से 40% कम हो जाता है, जबकि हम लागत सारी हम पूरी लगाते हैं। तो उसको एड्रेस करने के लिए समय से चावल की बुवाई नितांत आवश्यक है, और वो अगर हम डीएसआर की बात करें तो जून महीने में हमको पूरी कर लेनी चाहिए। 15 जून के आसपास तक चावल की बुआई, या 30 जून के बीच में, अधिक से अधिक लेट अगर हम करते हैं तो उसको कर लें अगर हम डीएसआर की, तो वो एक बहुत ही अच्छा वो रहेगा। उसके लिए आप दोनों तरह का काम कर सकते हैं, सूखे खेत में भी वो ना हो, अगर आपके पास पानी है तो मैं कहूँगा कि आप पानी दीजिए, खेत को तैयार करिए, और नमी जैसे ही उसकी आए तो उसको आप बो दीजिए, तो वो बहुत अच्छा समय होगा। 15 जून से 20-25 जून के आसपास हम लोग जापानी विधि या जो बौद्ध की यात्रा रही जो हमने अपनाया उसको, तो उसमें मुख्य समस्या रहेगी खरपतवार होना शुरू हो गए थे, क्योंकि नए नए बीज आया, चीज़ें इधर उधर मतलब फैल रही थी, तो बीज भी खरपतवार भी आया। तो यहाँ पे खरपतवार को लेकर के यही डर है किसानों का, उसको लेके क्या मैकेनाइज और कितने दिन पे डालना चाहिए वो? देखिए खरपतवार अब जो नई तकनीक आ गई हैं और उस पर जो नए हर्बिसाइड्स उपलब्ध हैं, काफ़ी अच्छे उपलब्ध हैं, और एक बार आप तो बुआई के तुरंत बाद प्री इमर्जेंस डाल दीजिए। मैं किसी स्पेशल का नाम नहीं लूँगा, साथ में फिर 20-25 दिन बाद जो आता है, अगर वो 2 आप अच्छे से डाल दें जो बाज़ार में उपलब्ध हैं और काफ़ी अच्छे से उपलब्ध हैं, रिकमेंडेड हैं, तो आपका एक पूरा कंट्रोल हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा एक और नई तकनीक भी आ गई है, हर्बिसाइड टॉलरेंट राइस जिसको कहते हैं, उसमें जैसे सवाना और IRI डेली, इन सब की भी किस्में अब आ गई हैं, जिसमें कि आप स्पेशल जो किस्म है वो एक स्पेशल हर्बिसाइड के प्रति टॉलरेंट होती है, और वो उसको आप डाल के सारे खरपतवार तो मर जाते हैं, जबकि धान की वो फसल खड़ी रहती है। तो वो भी एक ऐसी तकनीक है, और ये बाज़ार में, और इसकी जानकारी अब कृषि विभाग और हम सबके पास उपलब्ध है, और हम इसमें काफ़ी ट्रेनिंग है। पडलिंग मैंने जो मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था कि आपने कहा पडलिंग हम करते हैं तो यहाँ पे तो थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन उसका असर जो है अगली फसल पर दिखाई पड़ता है, या आपने चने का जिक्र किया, थोड़ा वो भी बताइए फिर। देखिए वो बात ये चल रही थी कि हम डीएसआर में हमको पडलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम खेत में सीधे बो देते हैं, जबकि धान के लिए हम पडलिंग करते हैं। और पडलिंग इसलिए की जाती है, पडलिंग से सीधे चावल को कोई बहुत फ़ायदा नहीं होता है जड़ों के विकास में, या उसकी वो आवश्यकता नहीं है। पडलिंग इसलिए की जाती है, पलेवा इसलिए किया जाता है कि ज़मीन के नीचे एक हार्ड पैन, एक कठोर सतह बन जाती है। जब आप उसको पल्वराइज करते हैं, उसको उमेटते हैं, तो क्ले जो है, सबसे पतले जो सॉइल के कण होते हैं, वो नेचुरली पहले बैठते हैं और उसके ऊपर बैठते हैं, तो नीचे एक पूरी सतह बन जाती है, और वो सतह ये करती है कि पानी का जो नीचे बहाव है वो रोकती है, बरसात का पानी खेत में जमा हो जाता है। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि चूँकि नीचे हार्ड पैन बन जाती है, तो जो डीप रूटेड हैं, जो ऐसी फसलें हैं, जो आपकी जो पल्स क्रॉप है, जो चावल के बाद हम दूसरे सीजन में लेते हैं, उनको नुकसान होता है, चाहे गेहूं हो, चाहे चना हो, चाहे मसूर हो, जो हमारी ट्रेडिशनल फसलें हैं। और पडलिंग की ये तकनीक जब जापान से आई, तो वहाँ पे साल में 3 बार चावल होता है, खरीफ, रबी और जायद, जो भी वहाँ की तक मौसम है, उसमें चावल के बाद चावल मोनोक्रॉपिंग करते हैं, तो उनको पडलिंग का नुकसान नहीं होता है, क्योंकि चावल की जड़ उसके नीचे नहीं जाती है।
लेकिन हमने वो तकनीक तो अपना ली चावल के लिए, लेकिन बाद वाले सीजन में क्या हो उसका हमने ध्यान नहीं दिया और इसलिए हमको नुकसान हुआ रबी में। और ये भी देखा गया है कि अगर आप डीएसआर से करें तो अगर चावल का उत्पादन डीएसआर का पटेल के बराबर भी होता है तो चावल के बाद जो फसल लेते हैं जिसमें पटलिंग नहीं की जाए उस खेत में उसका उत्पादन 10 से 15% अधिक होता है। तो ओवरऑल अगर हम किसान की बात करें चावल और गेहूं मिला के तो उसका उत्पादन 10% कम से कम अधिक आता है साल में। कि अगर क्योंकि किसान है या कोई भी है वो नंबर्स देखता है, तो मैं आपके चार्ट में देखा कि 45% सर्टेन तक अगर माइक्रो इरिगेशन जोड़ते हैं तो पानी बचता है, कुछ लेबर कॉस्ट बचती है, तो कहाँ कहाँ किसान की बचत हो रही है, कुछ अगर नंबर्स तो करें। हाँ देखिए, अब बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। निश्चित रूप से अगर आप डीएसआर की तुलना करें तो पटलिंग से या ना दूसरी विधि से तो आपका लगभग लेबर का और सब मिला के अगर बचत आप देखते हैं तो मैं कहूँगा कि 6 से 7 हज़ार रुपये पर हेक्टेयर साल में बचत हो जाती है। वो बचत कई चीज़ों से आती है। पहला तो खुद ट्रांसप्लांटिंग ही एक बहुत कठिन काम है, बहुत सारे लेबर लगाना पड़ता है और चूँकि वो विंडो बहुत छोटा होता है तो उसमें लेबर की कास्ट उसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। मशीन से करने पे पहली बचत तो वहाँ हो जाती है। उसके अलावा आपका पानी भी कम लगता है डीएसआर में। दूसरी चीज़ें भी देखें अगर डीएसआर में तो तुलनात्मक रूप से पटल ट्रांसप्लांटिंग के मीथेन इमिशंस कम होता है, पानी की इफ़िशियंसी बढ़ जाती है। पानी भर देने से आपका फर्टिलाइज़र की लीचिंग ज़्यादा होती है ट्रांसप्लांटेड मेथड में, जबकि डीएसआर में जो फर्टिलाइज़र यूज इफ़िशियंसी है, उर्वरक की क्षमता है पौधे को लाभ पहुंचाने की, वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये सारे फ़ायदे होते हैं। उसमें ज़रूर एक हर्बिसाइड की कॉस्ट लगती है, लेकिन आप दूसरी विधियों में भी एक बार तो आपको खरपतवार निराई करना ही पड़ता है। तो थोड़ा सा ये हर्बिसाइड की एडिशनल कास्ट को अगर आप हटा दें तो लेबर की कास्ट, इनपुट की कास्ट, कम पानी, ये सब मिला के काफ़ी वहाँ बचत होती है। माइक्रो इरिगेशन का क्या है इसमें, क्या मतलब? माइक्रो इरिगेशन चावल के लिए नहीं, बट ओवरऑल ही जो आज चर्चा हो रही थी कि माइक्रो इरिगेशन बढ़ाना है। माइक्रो इरिगेशन क्योंकि ट्रेडिशनली रूप से हम ट्यूबवेल से देते थे, नालियों में देते थे, बाद में आपने देखा होगा पाइपलाइन आई, फिर जो नए इरिगेशन सिस्टम्स आए जिसको स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन करते हैं। और ड्रिप इरिगेशन शुरू में आर्चर्ड्स के लिए शुरू हुआ, लेकिन हमने अभी रिसर्चों के द्वारा पाया है कि इसमें चावल, गेहूँ, मक्का जैसी फसलें भी बहुत आसानी से लगाई जा सकती हैं। ड्रिप भी दो तरह के होते हैं, सब सरफेस और सरफेस ड्रिप। तो ऐसे ड्रिप अब सिस्टम भी आ गए, ज़मीन के नीचे 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के नीचे उनके पाइप को डाल देते हैं और उसके ऊपर चावल गेहूँ पूरे साल आराम से चल जाता है और किसान को जो बार बार ड्रिप हटाना और लगाना उसकी बचत हो जाती है। लेकिन माइक्रो इरिगेशन से लगभग अगर आप देखें साल में 60 से 70% बचत है पानी की, और अगर ड्रिप से अगर फर्टिलाइज़र देते हैं तो उसकी इफ़िशियंसी कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि सीधे जड़ों में जाता है और कोई नुकसान नहीं होता है। निश्चित रूप से ये ड्रिप का भारत सरकार और राज्य सरकार की काफ़ी उसमें सब्सिडी भी है। मैं चाहूँगा कि किसान भाई इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। आपसे कोई जुड़ना चाहे कि किसान ईडी से जुड़ना चाहें, आपके यहाँ ट्रेनिंग लेना चाहें, बीज लेने, या कुछ ऐसा सिस्टम है कि? देखिए, मतलब एक तो स्पष्ट करूँ कि ईडी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और हमारा मैंडेट, कुछ हमारी लिमिटेशंस भी हैं। यूएन के उससे हम गवर्न होते हैं और भारत सरकार के तहत हम सीधे किसानों के, हम किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से करते हैं। तो हम जैसे बीएचयू वहाँ बनारस में है तो या नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या कृषि विभाग के माध्यम से किसानों तक पहुँचते हैं, पूरा हमारा प्रयास रहता है। और इवन जो किस्में भी हम निकालते हैं हम अपने नाम से नहीं निकालते हैं, वो सारी किस्में हम जो यहाँ की यूनिवर्सिटी है या उनको दे के उनके साथ उनसे रिलीज करवाते हैं। परंतु कई तरह की ट्रेनिंग कोर्सेज हमारे यहाँ आयोजित होते हैं कृषि विभाग और यूनिवर्सिटी और अन्य इंस्टीट्यूट के माध्यम से। तो यदि आप संपर्क करते हैं हमारे बनारस कार्यालय में, हम इस बात पे आपको मदद करके उन ट्रेनिंग्स में निश्चित रूप से सम्मिलित करने का प्रयास कर सकते हैं।